नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जेपीएससी 7th से 10th जेपीएससी के प्रीलिम्स में पेपर 2 जो झारखंड का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सेट 3 में आज हम लोग 51 से लेके 100 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि जादूगोड़ा निम्नांकित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है। ठीक है, यानी जादूगोड़ा जो है किस खनिज पदार्थ से यहाँ संबंधित है, लौह अयस्क, ग्रेफाइट, बॉक्साइट या फिर यूरेनियम। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, यानी जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है। यहाँ पर यूरेनियम का कारखाना भी स्थापित है। यूरेनियम खनिज धारवाड़ एवं आर्कियन युग की चट्टानों से निकाला जाता है, जिसमें 50 से 80% यूरेनियम अयस्क होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है क्या कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है झारखंड में। ठीक है, झारखंड के विभिन्न एग्जामों में। तो यहाँ पर देखिए 4380 फुट, 4480 फुट, 4580 फुट या फिर 4680 फुट। तो देखिए 52 का सही आंसर यहाँ बी है, यानी झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 4480 फुट, जो 1365 मीटर है। यहाँ जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे संवेद शिखर भी कहा जाता है। जैन मतानुसार जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को यहीं निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं। छोटनागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी छोटनागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, कोयलकारो क्षेत्र या फिर पलामू क्षेत्र। तो यहाँ इसका आंसर होगा ए, यानी फुसफुस बलुआ मिट्टी जो होता है छोटनागपुर के दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। दामोदर घाटी में इस मिट्टी की बहुलता का मुख्य कारण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का पाया जाना है। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का पाया जाना है, जिसमें बलुआ पत्थर और शैल की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा स्थान है जो तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। घाटशिला, लोहरदगा, रांची या फिर धनबाद। तो देखिए 54 प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी तांबे की कारखाना झारखंड के घाटशिला में स्थापित है। यहाँ प्रतिवर्ष 2000 टन शुष्क तांबे का उत्पादन होता है। 2000 टन जो होता है शुष्क तांबे का उत्पादन होता है। यह भारतीय तांबा निगम के निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है, यानी ये कोयला क्षेत्र दिया हुआ है जो झारखंड से में नहीं है। ठीक है, सिंगरौली, झरिया, हुटर या फिर औरंगा। ठीक है, तो 55 प्रश्न का सही आंसर होगा ए, सिंगरौली। दिए गए विकल्पों में यहाँ पर देखिए कि सिंगरौली आंध्र प्रदेश की कोयला क्षेत्र है, जबकि झरिया, हुटर और औरंगा झारखंड की कोयला खान है या झारखंड की कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न चलते हैं 56 में। कहता है कि झारखंड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। खेल सामग्री के लिए, मोती के लिए, कोयले की खान के लिए या फिर सोने की खान के लिए। तो इसका आंसर सी होगा, यानी कोयले की खान के लिए झारखंड जो है वो प्रसिद्ध है। देश की कुल कोयला उत्पादन का लगभग 33.4% झारखंड राज्य में उत्पादित होता है, यानी झारखंड राज्य उत्पादित करता है। राज्य में कोयले की कुल भंडार जो होता है 80,356.20 मिलियन टन है, जो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग जो होता है 27.37% है। अगला प्रश्न चलते हैं 57 में। इनमें से कौन सी नदी छोटनागपुर पठार में नहीं बहती है, यानी कौन सी नदी है जो छोटनागपुर पठार में नहीं बहती है। दामोदर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या फिर महानदी। तो देखिए यह 57 प्रश्न का सही आंसर होगा डी, महानदी, यानी दक्षिणी कोयल, उत्तर कोयल तथा दामोदर नदी छोटनागपुर की पठार में बहती है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप से उद्गमित होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अगला प्रश्न चलते हैं 58 में। कहता है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर संसार का लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। एकल भंडार, ठीक है, राजमहल, चिड़िया, सतबरवा या फिर झरिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, चिड़िया, यानी झारखंड में चिड़िया जो है संसार के लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है। चिड़िया माइंस में लगभग 2 बिलियन लौह अयस्क का भंडार है, जिसमें 60% लौह अयस्क मौजूद है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है, यानी झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो
सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में? गुमला, पलामू, रांची या फिर पश्चिमी सिंहभूम? तो इसका आंसर होगा डी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। इसका क्षेत्रफल 7224 वर्ग किलोमीटर है। इस जिला का मुख्यालय चाईबासा है। यहाँ की कुल जनसंख्या जो होता है 15,02,338 है। ये डाटा 2001 की जनगणना के अनुसार है। जबकि सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, जिसका क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर मात्र है। अगला प्रश्न चलते हैं। झारखंड विस्तृत है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है झारखंड के विभिन्न एग्जामों में। यहाँ देखिए ऑप्शन में कहता है कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, या फिर 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, या 20 डिग्री 59 मिनट से लेके 24 डिग्री 18 मिनट 29 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य, या डी में कहता है कि 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो देखिए क्वेश्चन 60 जो होता है इसका आंसर ए होगा। यानी राज्य की स्थिति जो होता है झारखंड के अक्षांशीय विस्तार जो है ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जबकि देशांतरीय विस्तार जो होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार जो है वो कितना है कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 मिनट जो होता है 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में 61। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापित क्षमता कितनी है? ऑप्शन देखिए 1390 मेगावाट, या फिर 1490 मेगावाट, या 1590 मेगावाट, या फिर 1690 मेगावाट। तो इसका आंसर होगा ए, 1390 मेगावाट। यानी राज्य में विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता 1390 मेगावाट है। इसमें ताप विद्युत की उत्पादन क्षमता 1260 मेगावाट, जल विद्युत उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट, जबकि तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड की विद्युत उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में की गई थी। अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है क्या कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के एक से संबंधित अनेक नीतिगत उपायों में से कौन सी नीति में नहीं है? यानी झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 से संबंधित यहाँ कौन सा नीतिगत उपाय यहाँ पर इस नीति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, राज्य के रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना, ठीक है, प्रक्रियाओं को सरल करना, थ्रस्ट जोन एवं थ्रस्ट एरिया की पहचान करना, राज्य के असंतुलित विकास को रोकने के लिए संतुलित केंद्रीय विकास को प्राथमिकता देना। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर यहाँ होगा डी, यानी राज्य की औद्योगिक नीति 2001 जो है इसका यहाँ पर जो नीतिगत उपाय में से यहाँ शामिल नहीं है डी, यानी राज्य के असंतुलित विकास को रोकने के लिए संतुलित केंद्रीय विकास को प्राथमिकता देना। ठीक है, अगला देखते हैं देना होता है, यानी इस नीति के तहत राज्य के असंतुलित विकास को रोकना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग, विकलांग तथा महिलाओं की उन्नति एवं उन्हें उचित अवसर प्रदान करना तथा उत्पादन एवं उत्पादक को बढ़ावा देना आदि इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यानी झारखंड में जो औद्योगिक नीति 2001 जो बनी है इसके सभी ये उपरोक्त मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुनकर पुनर्वास पैकेज स्कीम के अंतर्गत ऋण माफी के लिए कितने करोड़ रुपया यानी कितने करोड़ क्लेम का दावा नाबार्ड के सामने समर्पित किया गया है? ठीक है, यानी कितने करोड़ का दावा समर्पित किया गया है नाबार्ड में? 12 करोड़ रुपया, या फिर 15 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, फिर 22 करोड़ रुपया। तो इसका आंसर होगा ए, 12 करोड़ रुपया। ठीक है, यानी झारखंड सरकार ने बुनकर पैकेज स्कीम योजना के तहत ऋण माफ़ी के लिए 12 करोड़ रुपया का नाबार्ड में दावा किया है। इस ऋण माफ़ी योजना से 88 बुनकर एवं 16 सहयोग समितियां को लाभ होगा। ऋण माफ़ी के बाद पुनः वित्त पोषण 3% कम सूद के साथ देय होगा। अगला प्रश्न 64 में, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? ठीक है, जब औरंगजेब शासन कर रहा था उस समय रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह, बाघदेव सिंह, काशीनाथ सिंह, या फिर सिंहदेव सिंह? ठीक है, यहाँ 64 प्रश्न का आंसर होगा ए, यानी औरंगजेब के शासनकाल में जो 1667 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ का राजा था।
इसने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ स्थापित किया था। यानी बादम से जो रामगढ़ राज्य के राजधानी जो था बादम, वहाँ से हटा करके रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न 65 में, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, यानी रामगढ़ राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी? काशीनाथ सिंह, दाऊद खान, रघुनाथ शाह या फिर बाघदेव सिंह? तो यहाँ देखिए 65 प्रश्न का आंसर होगा डी, बाघदेव सिंह। यानी रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग में बाघदेव सिंह ने की थी। ये अपने बड़े भाई सिंहदेव सिंह के साथ नागवंशी महाराजा की सेवा में थे। ठीक है, कालांत में बाघदेव सिंह का नागवंशी राजाओं से कुछ कारण से मतभेद हो गया। नागवंशी राजा से अलग होकर ये लोग कर्णपुरा आ गए। ठीक है, वहाँ से आगे अलग हो गए और कर्णपुरा आ गए। यहाँ पर स्थानीय राजा को पराजित कर और कर्णपुरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 66 में देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, यानी विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है, जो हजारीबाग में स्थापित है, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 ईस्वी में, 1995, 1997 या फिर 1992 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर डी है, 1992 ईस्वी में। ठीक है, यानी विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 12 सितंबर 1992 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर की गई। इस विश्वविद्यालय से हजारीबाग सहित कोडरमा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान संबंध हैं। ठीक है, अब पुनः फिर इस विद्यालय से कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद को अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 67 में। कहता है क्या कि भुरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? यानी भुरकुंडा में कांच उद्योग है, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस, जर्मनी, जापान या फिर USA? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी जापान के सहयोग से झारखंड के भुरकुंडा नामक स्थान पर आधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है, जिसे अब इंडो असलाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह उद्योग बंद पड़ा हुआ है। 68 प्रश्न तक चलते हैं। कहता है क्या, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वह झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? घाटशिला, देवघर, रांची या फिर जमशेदपुर? तो इसका आंसर होगा ए, यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड राज्य के घाटशिला में स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ 2000 टन शुष्क तांबे का उत्पादन होता है। यहाँ के तांबे का अधिकतर उपयोग पीतल बनाने के काम में लाया जाता है। 69 प्रश्न में चलते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये 1948 में, 1954 में, 1958 में या फिर 1965 में? इसका सही आंसर सी होगा, 1958 ईस्वी में। यानी विभिन्न कल कारखानाओं में छोटी छोटी मशीनों एवं कल पुर्जों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से रांची के हटिया नामक स्थान पर 1950 ईस्वी में हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। यहाँ उत्पादन 1963 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। स्थापना हुआ 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, और उत्पादन प्रारंभ हुआ 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कहता है क्या कि सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी सिंदरी रासायनिक कारखाना जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कोयल, पंचाने, दामोदर, स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ सी, यानी झारखंड के रसायन एवं उर्वरक कारखाना धनबाद के सिंदरी नामक स्थान पर 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह कारखाना दामोदर नदी के किनारे स्थित है। इस कारखाना से अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन होता है। 71 प्रश्न में देखिए, कहता है कि गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, आसान प्रश्न है। देखिए, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पलामू? सही आंसर सी है, बोकारो। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर गोमिया का जो विस्फोटक यानी बारूद का कारखाना है बोकारो जिले में स्थित है। इस उद्योग की स्थापना विदेशी कंपनी ICI द्वारा किया गया है। इसे इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 72 में कहता है कि मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपया पर भोजन मुहैया कराया जाता है? 6 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, फिर इनमें से कोई नहीं? 72 का सही आंसर हो गया बी, यानी मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत प्रति प्लेट जो होता है 5 रुपया की दर से सरकार द्वारा भोजन मुहैया कराया जाता है। यह योजना 15 अगस्त 2011 को शुरू किया गया था। पूर्व में यह मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 73 में। कहता है कि ICDS का संचालन, खाली स्थान दिया हुआ है, के माध्यम से किया जाता है। यानी ICDS का संचालन किस माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, ग्रामीण स्वास्थ्य समिति या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, आंगनबाड़ी केंद्र। यानी समेकित बाल विकास सेवा ICDS का संचालन आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार इस योजना का 90% खर्च वहन करती है। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2008 को हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को। 74 देखिए, कहता है कि झारखंड क्षेत्र का निर्माण किस युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है? यानी झारखंड क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है किस युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है? ज्यूरेसिक, कार्बोनिफेरस, आर्कियन या फिर गोंडवाना। तो यहाँ 74 का सही आंसर होगा सी, आर्कियन। ठीक है, यानी झारखंड क्षेत्र का निर्माण आर्कियन युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, बेसाल्ट और क्वार्ट्जाइट चट्टानों की प्राधान्यता पाई जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं। कहता 75 में प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? यानी यह कौन सी योजना है जो झारखंड सरकार से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सभी लोगों के लिए शिक्षा, लक्ष्मी लाडली योजना, NCC कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, लक्ष्मी लाडली योजना। यानी झारखंड सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य स्थापना दिवस पर यानी 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरू किया था। इस योजना के तहत सरकार 6,000 रुपया प्रतिवर्ष बालिका कन्या के नाम से प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी एवं बालिका को 12वीं कक्षा के पश्चात 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर विवाह हेतु एक मुश्त राशि 1,08,000 रुपया सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 76 में। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती थी? ठीक है, यानी झारखंड राज्य कन्या योजना के तहत कितनी राशि यहाँ दी जाती थी? पहला देखिए 15,000, 1,00,000 रुपया, 5,000 रुपया, फिर 30,000 रुपया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 में प्रारंभ हुआ था। इस योजना के तहत 2014 में पूर्व लाभुकों को यहाँ 15,000 रुपया दिए जाते थे। वित्तीय वर्ष 14-15 से लाभुकों को यहाँ 15,000 की जगह जो है यहाँ पर हो गया 30,000 रुपया आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। यानी पूर्व में 15,000 रुपया दिया जाता था और अब दिया जा रहा है, यानी 2014-15 के बाद इनके लाभुकों को 30,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कहता है कि झारखंड के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में कितने सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है? यानी झारखंड में जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, यहाँ कितने सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है, यानी औसत वर्षा होती है? 120 सेंटीमीटर से अधिक, 115 सेंटीमीटर से कम, 120 सेंटीमीटर से कम या फिर 80 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका आंसर ए होगा, यानी झारखंड के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों का विकास झारखंड के उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक है। इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख वृक्ष यहाँ साल है। ठीक है, ये वन रांची, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, संथाल परगना इत्यादि जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न 78 में कहता है कि झारखंड में राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया? ठीक है, यानी झारखंड में राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया? 23 मार्च 2002 को, 23 जून 2003 को, 20 अगस्त 1998 को या 18 फरवरी 1996 को। तो इसका सही आंसर ए है, यानी झारखंड में राज्य वन विकास निगम का गठन 23 मार्च 2002 को किया गया। इसका उद्देश्य वनों के विकास के साथ वन क्षेत्र के आसपास निवास करने वाले ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधार लाना था। ठीक है, यह लाना है। अगला प्रश्न 79 में, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन कब किया गया? है ना, यानी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन कब किया गया? 9 दिसंबर 2007 ईस्वी को, 9 दिसंबर 2001 ईस्वी को, 10 जनवरी 2000 को या फिर 10 फरवरी 2004 को। तो इसका आंसर होगा बी, यानी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन 9 दिसंबर 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य पर्यावरण प्रदूषण
को कम करना और वनों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न चलते हैं 80 में। 80 में कहता है क्या कि राज्य के वनों की कितनी श्रेणियां में बांटा गया है, यानी राज्य के जो वन है, झारखंड में राज्य की जो वन है उसको कितने श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में, 4 श्रेणी में, 7 श्रेणी में या फिर 2 श्रेणी में। तो इसका आंसर होगा डी, 2 श्रेणी में। यानी झारखंड में वनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, आरक्षित और सुरक्षित। ठीक है, यानी जिसमें आरक्षित वन जो होता है यहाँ पर होता है 4387.2 वर्ग किलोमीटर तथा सुरक्षित वन जो है 19,184.78 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं 81 में। 81 प्रश्न कहता है क्या कि वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियमावली 2008 के संबंध में यहाँ कौन सा कथन है जो सही है। पहला देखिए, कहता है कि जंगल की जमीन पर निवास हेतु जंगल की जमीन पर निवास हेतु अधिकार उपरोक्त अधिनियम में सिर्फ वन निवासियों को दिए गए हैं, यानी सिर्फ वन निवासियों को दिए गए हैं। दूसरा में कहता है कि इसमें वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर क्या ये दोनों सही है, यानी ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो यहाँ देखिए 81 का जो आंसर होगा सी होगा, यानी वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियमावली 2008 के अनुसार जंगल की जमीन पर निवास करने हेतु अधिकार और उपरोक्त अधिनियम में सिर्फ वन निवासियों को ही दिया गया है तथा इसमें वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को परिभाषित किया गया है। 82 में चलते हैं, कहता है कि मंगल चंडी मंदिर कहाँ स्थित है, यानी मंगल चंडी मंदिर जो है कहाँ स्थित है, गिरिडीह, रांची, बोकारो या फिर हजारीबाग में। तो इसका सही आंसर होगा सी, बोकारो जिले के कसमार प्रखंड का मुख्यालय से जो कसमार प्रखंड जो मुख्यालय है उससे 4 किलोमीटर दूर बगदा के नज़दीक मंगल चंडी मंदिर स्थित है, यानी बगदा के नज़दीक में मंगल चंडी मंदिर स्थित है। यहाँ हर मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में केवल पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति है, यानी यहाँ महिलाएं का पूजा करना वर्जित है। ठीक है, यह मंगलवार को यानी यहाँ पर यानी इस मंदिर में मंगलवार के दिन में बकरे की बलि दी जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं, पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन में 1976, 1990, 1986 या फिर 1978। तो 83 में यहाँ होगा आंसर बी, यानी पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई है। ठीक है, हुई थी। यह अभयारण्य गुमला जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 183.18 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न चलते हैं, कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दालमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी दालमा अभयारण्य की स्थापना जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई, 1962, 1968, 1972 या फिर 1976। तो इसका सही आंसर डी होगा 1976। ठीक है, यानी पूर्वी सिंहभूम जिला के दलमा अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई। यहाँ इन्हें हाथी परियोजना शुरू की गई है, यानी इस अभयारण्य में हाथी परियोजना शुरू की गई है। यह अभयारण्य लगभग 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। 85 में चलते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची जिले के किस प्रखंड में अवस्थित है। बहुत आसान प्रश्न है, कांके, रातू और मांझी या फिर अनगढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा और मांझी में। ठीक है, 85 में कह रहा है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले के और मांझी प्रखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH हाईवे जो है NH 33 पर सपही नदी के किनारे चकला गांव में स्थित है। ठीक है, सपही नदी के किनारे चकला गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। दलमा अभयारण्य में सबसे अधिक किस पशु की संख्या है। ठीक है, यानी दलमा जो अभयारण्य है वहाँ सबसे ज़्यादा जो होती है किस पशु की संख्या है, हाथी, शेर, बाघ या फिर तेंदुआ। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दलमा अभयारण्य में सबसे अधिक हाथी पशु की संख्या है। ठीक है, इस अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई। यहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है, यानी इस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यानी दिए गए विकल्पों में कौन है जो जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए, यूट्रोफिकेशन या पेट्रोलियम रिसाव, नाइट्रिफिकेशन या फिर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग।
तो यहाँ 87 प्रश्न का सही आंसर जो होगा यहाँ सी होगा, यानी नाइट्रिफिकेशन से जल प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया संदूषित जल को हटाने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि जल में किस लवण के अधिकता के कारण, यानी जल में किस लवण की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। यानी जल में कौन सा लवण बढ़ जाता है जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक रोग होता है? क्लोराइड, ब्लू बेबी, ए और बी दोनों, या फिर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नाइट्रेट, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक रोग जो जल में नाइट्रेट लवण की अधिकता के कारण होती है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NO3 है। यह अमोनिया नाइट्रेट जैसे कई रासायनिक यौगिकों का मिश्रण होता है जो जल में आसानी से विलय है, यानी जल में आसानी से वह घुल जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र क्या है? यानी भूकंपीय तरंगों के मापक यंत्र क्या है? हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, या फिर ब्लाइमोग्राफ, या फिर हीदरग्राफ। तो 89 प्रश्न का सही आंसर बी है, यानी भूकंपीय तरंगों का मापन का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। इस यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों को रेखांकित किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, राज्य यानी झारखंड राज्य किस प्राकृतिक आपदा से मुक्त है? यानी झारखंड राज्य में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं आती है? ठीक है, ज्वालामुखी संबंधी, बाढ़, भूकंप, या फिर भारी वर्षा। तो इसका आंसर होगा ए, यानी प्राकृतिक आपदा ज्वालामुखी विस्फोट से झारखंड राज्य जो है मुक्त है। ठीक है, लेकिन यहाँ भूकंप, बाढ़ और भारी वर्षा की कई घटनाएं छिटपुट रूप से कभी कभी होती है। 91 प्रश्न में चलते हैं, क्या कहता है, क्या झारखंड का कौन सा क्षेत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है? यानी झारखंड का कौन सा एरिया है जो रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है? चाईबासा, रांची, डाल्टनगंज, या फिर जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर है डी जादूगोड़ा, यानी झारखंड के जादूगोड़ा क्षेत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित है, क्योंकि इस क्षेत्र में यूरेनियम का खनन और कारखाना स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न देखिए, कहता है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव का तरीका है, यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं? ऑप्शन देखिए, संयंत्रों के रख रखाव पर गंभीरता से क्रियान्वयन, या फिर बमों के निर्माण एवं विस्फोट पर रोक, या फिर ऊर्जा के व्यय में कमी, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर यहाँ होगा डी। कहने का मतलब है कि संयंत्रों के रख रखाव पर ध्यान, बमों के निर्माण पर रोक, ऊर्जा की कम खपत से रेडियोधर्मी प्रभाव को कम किया जा सकता है, यानी उस प्रभाव से हम बच सकते हैं, बचाव हो सकता है। अगला प्रश्न 93, औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सांद्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकृति में स्वतंत्र एवं यौगिक दोनों रूप में उपस्थित होता है। यह रंगहीन, स्वादहीन, या फिर अद्रव्यीय गैस है। इसका रासायनिक सूत्र CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है CO2 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? यानी कौन से खिलाड़ी हैं जो झारखंड से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं? क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फटाफट मारिए। महेंद्र सिंह धोनी, CK नायडू, सौरव तिवारी, या फिर BS बेदी। सही आंसर ए हो गया, महेंद्र सिंह धोनी। यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के सर्वप्रथम खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 1904 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलकर अपनी कैरियर की शुरुआत की। याद भी रखना है कि 1904 ईस्वी में बांग्लादेश के खिलाफ खेलकर अपनी कैरियर की शुरुआत की। ये झारखंड के सर्वाधिक आयकर दाता हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले जो हैं महेंद्र सिंह धोनी हैं। इनको माही के नाम से भी पुकारा जाता है, माही के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कौन सा शहर है जो झारखंड का प्रवेश द्वार है?
ऑप्शन देखिए चतरा, कोडरमा, देवघर या फिर दुमका। तो इसका सही आंसर होगा ए, चतरा को झारखंड यानी छोटनागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चतरा जिले की स्थापना 29 मई 1991 को हुआ। यह जिला 3718 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यह पूर्व में यह जिला हजारीबाग में शामिल था। अगला प्रश्न कहता है झारखंड के किस शहर को, देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। रांची को, हजारीबाग को, जमशेदपुर या फिर धनबाद को। तो 96 का यहाँ आंसर होगा ए, रांची को कहा जाता है। यानी रांची को मोटरिस्ट पैराडाइज के भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है, जबकि जमशेदपुर को खेल नगरी, धनबाद को कोयला नगरी यानी खदानों का शहर आदि उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, 97 में देखिए निम्नांकित में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दलमा, पारसनाथ, सारंडा या फिर पोरहाट। तो इसका आंसर होगा सी, सारंडा। यानी सारंडा जंगल को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। यह पश्चिम सिंहभूम और ओडिशा के सीमा पर स्थित है। इस वन में साल वृक्ष की प्रधानता है, यानी सकुआ वृक्ष की प्रधानता है। यहाँ 152 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न कहता है कि झारखंड के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, यानी मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। देवघर, दुमका, रांची या फिर साहेबगंज, है ना। तो इसका आंसर होगा ए, देवघर। यानी मंदिरों के शहर के नाम से देवघर को जाना जाता है। यहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक मनोकामना मंदिर स्थित है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो होता है राजा पूरनमल ने करवाया था। यानी मंदिर के आसपास कुल 12 मंदिर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि झारखंड की स्टार्टअप पॉलिसी कब घोषित की गई, यानी झारखंड की स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो कब घोषणा किया गया उसका। 2014 ईस्वी में, 2016 में, 2015 में या फिर 2013 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा बी, 2016 ईस्वी में। यानी झारखंड सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी की घोषणा 6 अक्टूबर 2016 को किया था। इसके तहत झारखंड को स्टार्टअप के क्षेत्र में 2021 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार इनोवेशन के लिए वातावरण उपलब्ध कराएगा, साथ ही इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए 50-50 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए कहता है कि झारखंड राज्य में आकाश में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तन से ठनका गिरने के ठिकानों की जानकारी देने के आपदा प्रबंधन विभाग इनमें से कौन सा रूप जारी की है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यानी झारखंड में जो ठनका गिरता है तो इसके लिए जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग ने यहाँ कौन सा रूप जारी किया है। वेदर, है ना, वेदर बग रूप या फिर आकाश रूप या फिर लाइव वेदर रूप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वेदर बग रूप। यानी झारखंड में विद्युत चुंबकीय परिवर्तन से ठनका यानी वज्रपात गिरने के ठिकानों की जानकारी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने वेदर बग ऐप जारी किया है। यानी एक ऐप जारी किया है, वेदर बग ऐप। ठीक है, आपदा प्रबंधन विभाग मौसम पूर्वानुमान के अलावा यह चेतावनी भी जारी करता है कि राज्य में उल्का कहाँ गिरेगा, यानी राज्य में जो ठनका जो है ये किस स्थान पर गिरेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और थोड़ा कोऑपरेट करें, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, बाय।